आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ के मुताल्लिक चंद कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ये 4 ऑप्शन मैंने दिए, बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा चार्ज कौन सा है, 5C, 3C, 9C या -30C। तो आपका आंसर होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा 9C है। तो ये आपका जवाब है गलत। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग इसको एक छोटी रकम समझ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है चार्जेस में प्लस माइनस सिर्फ उसकी नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ प्लस माइनस का रोल मैग्नीट्यूड में नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है ये वाला आएगा। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। आपके पास चार्ज है जी -3 कूलम, -10 कूलम, -40 कूलम। अब मैं यहाँ पूछता हूँ सबसे छोटा चार्ज कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा चार्ज कौन सा है आपके पास, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला। तो आंसर है नहीं। आपको जब भी चार्ज के छोटे बड़े का पता करना है तो आपने उसके माइनस प्लस को नहीं देखना, बस उसकी वैल्यू को देखना है। तो सबसे छोटा चार्ज आपके पास 2 कूलम है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट की और फोर्स का आंसर जो है वो आपके पास आ गया -5 न्यूटन। ये 2 चार्जेस के दरमियान है -5 न्यूटन। बताइए ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है या रिपल्सिव नेचर की। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि माइनस ऐसे कैसे पता चलेगा। तो आपके पास ये फार्मूला है, देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, तो माइनस कहाँ से आया। तो इसका मतलब है ये चार्ज प्लस होगा, ये चार्ज माइनस होगा। जब इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, आंसर क्या आया होगा माइनस। सो फोर्स में अगर माइनस आता है तो इसका मतलब दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, तो ये फोर्स की अट्रैक्टिव नेचर होगी। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। मैंने 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट की। जब फोर्स कैलकुलेट की तो उसका आंसर आया +5 न्यूटन। बताइए दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर की है या रिपल्सिव नेचर की। तो सोचिए प्लस क्यों आया होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, सारे प्लस प्लस हैं तो फिर प्लस आता है। या ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो तो फिर भी क्या आता है प्लस। सो यहाँ पे प्लस आने का मतलब है कि ये दोनों प्लस हैं या ये दोनों माइनस हैं, तो तभी प्लस जनरेट हुआ यहाँ पे। तो जब दोनों प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस होंगे तो आपस में क्या करेंगे, रिपल्जन। सो अगर आपकी फोर्स पॉजिटिव आ रही है तो समझ लो यहाँ पे इनके दरमियान रिपल्जन हो रही है। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। आपके पास 2 चार्जेस के दरमियान जो फोर्स थी वो कैलकुलेट की, उसका आंसर आ गया >0। एक और सवाल है कि 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट की, उसका आंसर है <0। बताइए ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की है या रिपल्सिव नेचर की। तो सोचो >0 का मतलब क्या है कि आंसर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है, तो जब फोर्स पॉजिटिव आएगी तो क्या होगी, रिपल्जन होगी। दूसरा सवाल, फोर्स <0 है। <0 का मतलब नेगेटिव नंबर। अगर फोर्स नेगेटिव आती है तो नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। तो ये देखें ये कितने कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं। इसके बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे करूंगा। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सुनिए। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास A, ठीक है। A जो है ये क्या करता है, रिपेल करता है किसको, B को। A किसको रिपेल करता है, B को। A अट्रैक्ट करता है C को, और जो C है ये रिपेल करता है D को, ठीक है। ये आपके सामने सिचुएशन है। A रिपेल करता है B को, A अट्रैक्ट करता है C को, C रिपेल करता है D को। D पर पॉजिटिव चार्ज है, D पर पॉजिटिव चार्ज है। बताओ B पर कौन सा चार्ज होगा। लगाओ इल्म सारा यहाँ पे। अब ये आपके ब्रेन को कंफ्यूज करेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रेन का इस्तेमाल नहीं चाहिए बल्कि आपको टेक्निक चाहिए। सोचो B पे कौन सा चार्ज होगा। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि जिस चीज़ का चार्ज पता है ना उससे रिवर्स चलते जाएं। जिस पार्टिकल का चार्ज पता है उससे आपने रिवर्स मूव करना है। तो D पर कौन सा है, पॉजिटिव।
अगर डी पर पॉजिटिव है तो सी को क्या कर रहा है, रिपेल, इस पर भी कौन सा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो इस पे क्या है, नेगेटिव। अगर इस पे नेगेटिव है तो इसको क्या कर रहा है, ये रिपेल, तो इस पे भी कौन सा होगा, नेगेटिव। ये देख लो, सबके चार्ज पता चल गए, इसका पता चला, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया। तो जब हमें किसी एक पार्टिकल के चार्ज का पता हो और ये पता चल जाए कि इसकी फलां के साथ अट्रैक्शन या रिपल्जन है, तो दूसरे बॉडी का चार्ज भी पता चल सकता है। तो इससे रेलिवेंट आप जितने मर्जी क्वेश्चन बना लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके पास 10 कूलम चार्ज है, आपके पास 10 कूलम चार्ज है। आपने इस चार्ज को ना दो हिस्सों में डिवाइड करना है। समझ लें, एक Q1 है और जो दूसरा हिस्सा है वो है Q2। दो हिस्सों में डिवाइड करना है। दो हिस्सों में इस तरह डिवाइड करें इस चार्ज को कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है मैक्सिमम लगनी चाहिए। तो मैंने 10 में से 3 इसको दे दिया, 7 इसको दे दिया। जब 3 इसको मिला, 7 इसको मिला, तो दोनों आपस में क्या लगाते हैं, फोर्स। फोर्स किससे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले से। तो एक कितना है, 3, दूसरा कितना है, 7। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 21। फिर एक और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एक ये देखो, 4 इसको मिल गया, 6 इसको मिल गया। अब बताओ कितना आंसर आएगा। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया। 4 × 6 कितना होता है, 24। तो देखो, पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी वहाँ 21 आ रहा था, इस डिस्ट्रीब्यूशन से कितना आ रहा है, 24। इसका मतलब अब फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो मैं आपको एक और बताता हूँ। अगर आप इसको कर लो 5 और इसको भी कर लो 5, तो आप देखिए, जब यहाँ पे 5 पुट होगा, ये भी 5 पुट होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 25। तो 25 सबसे बड़ा आंसर आता है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि चार्ज के दरमियान मैक्सिमम फोर्स लगे, तो आप उस चार्ज को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। बात समझ गए। इसी तरह मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 20 कूलम चार्ज है, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। आप किस तरह डिवाइड करें कि उनके दरमियान जो फोर्स है मैक्सिमम लगे। अब इसके बाद अगला सवाल कि यही 2 चार्जेस हैं, इनको किस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो मिनिमम आनी चाहिए। तो देखिए, 10 कूलम चार्ज है, ये 0 आ गया, ये कितना आ गया, 10। तो टोटल कितना था, 10। 0 इसको मिला, 10 इसको मिला। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, एक कितना है 0, दूसरा कितना है 10, तो फोर्स कितनी आएगी, 0। अगर आप चाहते हैं उनके दरमियान फोर्स मिनिमम लगे, फिर ऐसा काम करें कि एक को आपने 0 देना है और दूसरे को सारा दे दें, तो इससे दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो मिनिमम लगेगी। एक और सवाल सीखें। आपके पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ये 2 चार्जेस हैं और दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, यूँ समझ लो 100। बात समझे कि नहीं, दोनों एक दूसरे को कितना फोर्स लगा रहे हैं, 100। अगर इन 2 चार्जेस के दरमियान में एक और चार्ज लगा रहा दूँ, Q3, तो बताओ इन 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर है, तीसरे चार्ज के आ जाने से इन 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स का फार्मूला देखें, इस फार्मूले में सिर्फ Q1 की वैल्यू पुट होगी और Q2 की वैल्यू पुट होगी, जिससे ये चार्ज के आ जाने से इस पे या इस पे कोई असर नहीं आएगा, लिहाजा इन दोनों की फोर्स पर भी कोई असर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करे? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। देखो कैसे। ये एक मेटल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, मेटल का बना हुआ। आपको पता है मेटल के अंदर ये ऐसे न्यूक्लियस होते हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे फ्री मूव करते हैं। ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अगर मैं कोई चार्ज बॉडी इसके पास लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जब इसको पास लाया जाएगा तो क्या ये चार्ज बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करेगा? तो यस। कैसे? जब ये पास आएगा, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इस साइड पे इकट्ठे हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज ये है। तो क्या देखा आपने, इसका सारा नेगेटिव चार्ज इस साइड पे इकट्ठा हो गया, तो इस एंड पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसको हम इंडक्शन का नाम देते हैं। तो ये कौन सा है आपके पास, पॉजिटिव, ये कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आंसर है, अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, दूसरा बॉडी चार्ज बॉडी है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या करना होगा, उसको उसके पास लाना होगा। अगर इंडक्शन हुई
तो फिर उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कूलम फोर्स है K, Q1, Q2 और क्या है R का स्क्वायर। अब ये एक चार्ज है, अब ये दूसरा चार्ज है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। इन दोनों के दरमियान फोर्स इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन चार्जेस को कितना दूर ले जाएं कि इनके दरमियान जो फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो देखिए ये फोर्स फासले के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब फासला बढ़ेगा तो फोर्स कम होती जाएगी। तो आपको पता है इसका आंसर कब जीरो आ सकता है, तो देखो जब इसका दरमियानी फासला दो चार्जेस का इनफाइनेट हो जाएगा। कितना फासला, इनको कितना एक दूसरे से दूर लेके जाना है, इनफाइनेट दूर आपने इसको लेके जाना है। जब यहाँ पे इनफाइनेट पुट करेंगे तो समथिंग ओवर इनफाइनेट कितना होता है, जीरो होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स जीरो हो सकती है अगर उन दो चार्जेस का दरमियानी फासला आप कितना कर दें, इनफाइनेट कर दें। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए ये कूलम लॉ है कि Q1 Q2 ओवर में क्या है R स्क्वायर है कि नहीं, ये कूलम लॉ है। मैं इस फार्मूले को यूज़ करके आपसे सवाल पूछूंगा। अगर मैं चार्ज Q1 को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो फोर्स पे क्या असर आएगा। जब Q 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, जब Q1 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जिससे फोर्स भी जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद अगला सवाल आपसे कि यहाँ पे मैंने Q1 को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और Q2 को 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, फोर्स पे क्या असर आएगा। सोचो, Q1 डबल हो गया, Q2 हाफ हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, फोर्स पे कोई असर नहीं आएगा, उतनी ही रहेगी। इससे अगला सवाल, अगर मैं दो चार्जेस का दरमियानी फासला जो है 2 टाइम इंक्रीज कर दूं, R को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो उनके दरमियान फोर्स पे क्या असर आएगा। सोचो, जब यहाँ पे आप R की जगह पे 2R पुट करेंगे, यहाँ पे R की जगह 2R कर दिया तो यहाँ स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा K, Q1, Q2 और यहाँ पे इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4R का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, R को डबल करने से इस फार्मूले के बटे में कौन आ चुका है, 4, तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह आपसे वो कोई भी सवाल पूछ सकता है कि इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको 2 टाइम्स कर दिया, इसको 3 टाइम्स कर दिया, तो आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है और देख लेना है कि फार्मूले के अंदर कोई चीज़ मल्टीपल में आई है तो आप कहेंगे इतने टाइम्स इंक्रीज हो गई है। अगर कोई चीज़ डिवीजन में आई है, बटे में आ गई है, तो वो चीज़ उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ इस लेवल तक यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं।